हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, माय कॉलीग्स और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वीडियो को जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर और मॉडल्स वगैरह थे, उस पर काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छे से उस पर आपने लाइक्स किए, कमेंट्स किए और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने किया मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं देखो हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करें, पढ़ाई करें, खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। और देखो एक बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट तरीका है कि बिना पढ़े लिखे भी काम हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। आपको किसी ना किसी तरीके से तो कोई स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आज जो मेरा टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, हर एक इंसान को समझने वाला टॉपिक है ये। चाहे वो किसी कोई शॉपकीपर हो, कोई दुकानदार भी हो, कोई स्कूल में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, यहाँ तक कि यूजीसी नेट के अंदर जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो लोग ह्यूमन रिसोर्स से करना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जो लोगों को कॉमर्स में करना है, नेट क्वालिफाई करना है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं पहले से देखो पूरा फॉर्मेट बना के लगता हूँ, क्यों, ताकि आपको वीडियो छोटा मिल सके और ये सब लिखने में जो टाइम बर्बाद होगा वो आपका टाइम बच सके, सेव हो सके। सिर्फ इंफॉर्मेटिव बातें हम करेंगे। इस पूरे टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, लास्ट तक समझ लिया, तो आपको दुनिया में कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1872 में बनाया गया, 1872 में बनाया गया। तो आप इस बात को समझ के चलिए कि 1872 का 1872 का जो टाइम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था। उस समय इंडियन गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कि इंग्लैंड में थी, जो ब्रिटेन में थी, उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रिटेन है वो भी उनका है और जो इंडिया है वो भी उनका है। इसलिए उन्होंने इंडिया को क्या नाम रख दिया, ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से चलाना शुरू कर दिया। और ब्रिटेन तो था, वो जो चल रहा था वो तो चलते ही रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, देखो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था ब्रिटेन में, उसी ब्रिटेन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या किया, अप्लीकेबल कर दिया। अब पूरी बात को थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री से समझते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो छोटे छोटे मर्चेंटाइल थे, जो बिजनेसमैन थे, जो छोटे छोटे बिजनेस, जैसे मान लो कि मैंने किसी को बोला कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, आप मुझे 10 रुपये की जगह पे 10 रुपए की जगह पे मुझे चावल दे दो, मुझे राइस दे दो, या मुझे दाल दे दो, मुझे चीनी दे दो, शुगर दे दो। आप कुछ सामान पर डिमांड करते हो, या मैंने आपको 10 रुपये दिया, आपने 10 रुपये की जगह मुझे एक मार्कर दे दो। तो आपको अगर मैंने 10 रुपये दिया, आपने मार्कर नहीं दिया, तो मेरा तो 10 रुपये आपके पास नुकसान हो गया ना। आपने तो अब तो डिनाई कर सकते हो। अगर आप पावरफुल बिजनेसमैन हो, तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनका हमेशा नुकसान हो जाता है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें कहा गया है कि जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी बेनिफिट होगा और जो बड़े बिजनेसमैन है उनको भी मिलेगा। वो चाहते थे कि इंडिया में बिजनेस अच्छे से चले, ताकि जो उनका जो टैक्स मिलता है वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को आसानी से मिल सके और वो पैसा कहाँ जा सके, इंग्लैंड जा सके। खैर ये हिस्ट्री का पार्ट है, कभी हम बाद में बात करेंगे। अब समझते हैं इस बात को कि सर ये क्या है, कैसे समझो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में बनाया गया था वो बहुत मोटा था, बहुत बड़ी मोटी किताब बनाई गई है। एक समझ सकते हो कि 450 के आसपास में सेक्शन और सब सेक्शन उसमें रखा गया, 400 450 सब सेक्शन रखा गया। अब इतनी मोटी बुक को खोलना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसलिए आने वाले कुछ सालों के बाद, जैसे कि 1930 के आसपास आते आते उस बुक को क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एक ही एक्ट से बहुत सारे एक्ट निकले। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाया गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे उसमें से पॉइंट निकलते चले गए। इसी कॉन्ट्रैक्ट से एक और नया टॉपिक निकल के आता है, इसको कहते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंडिग्निटी, गारंटी, बेल, प्लेज, लियन वगैरह हम स्टडी करते हैं। अगले अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं उन सबको चीज़ों को कवर कर दूंगा और आपको मैं समझा दूंगा कि इंडिग्निटी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया था, 1872 में बनाया गया था, और इसमें दो बातों को ध्यान रखा गया। इसमें दो बातों को ध्यान रखा गया, एक को रखा गया ऑफर और एक को कहा गया एक्सेप्टेंस। अब देखिए एक पार्टी, मान लो मैं कंपनी का एक ऑनर हूँ, मान लो ये एक पार्टी है और ये दूसरा पार्टी है। ये पहला पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, किसी तरीके का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इसको डर लग रहा है कि इसके बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इसको, मान लो इसको डर लग रहा है कि अगर मैंने बिजनेस किया और ये पार्टी जो ये भाग गया, स्केप हो गया या बीच से डिनाई कर दिया, तो इसका जो नुकसान होगा वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया। अब थोड़ा यहाँ से समझते हैं। जैसे पार्टी ए है, यहाँ पे कौन सा पार्टी आपको दिख रहा है, ए। यहाँ पार्टी कौन सा मिल रहा है, बी। ए को कॉन्ट्रैक्ट करना है बी से
ए को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कंपनी ए मान लो, कंपनी बी मान लो, तो ये कंपनी जो ए होगा वो बी को क्या करेगा, ऑफर देगा। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी को क्या करता है, ऑफर देता है। क्या करता है, ऑफर देता है। यही बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में मेंशन है कि ऑफर क्या होता है। ऑफर का मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, एक प्रपोजल देता है। और प्रपोजल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक क्या करेगा, इसको उठा के क्या करेगा, प्रपोजल देगा। क्या करेगा, प्रपोजल। दूसरे वाला का क्या काम होता है, एक्सेप्ट करना या डिनाई कर देना, या फिर रिपीट उसको दे देना कि मैं आपका अभी आपके लिए ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आने वाले समय में एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 2A ऑफर, 2A ऑफर और 2B एक्सेप्टेंस, ये याद रहेगा आपको। सेक्शन 2 का A ऑफर और 2 का B एक्सेप्टेंस। A मतलब ऑफर और B मतलब एक्सेप्टेंस। तो दूसरा वाली पार्टी अगर ये कहता है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। ये एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ये मार्कर मतलब बी, ये मतलब ए। ए आता है बी के पास और कहता है कि मुझे, मैं तुमको कुछ ऑफर दे रहा हूं, तो मेरे ऑफर को क्या करो, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बी कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया, रिकंसिडर के लिए वापस भेज देता है। फिर ए दोबारा आता है उसके पास मिलने के लिए और कहता है कि ठीक है, अब मैं रिकंसिडर मतलब उसको थोड़ा चेंज करके प्रपोजल लेके आया हूँ, अब मेरे साथ आप बिजनेस करना स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। हमारे आसपास मौजूद जो भी सामान है, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये डस्टर, जो भी ये कैमरा, ये फोन, सब बिना बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के नहीं बन सकता है, क्योंकि एक ही कंपनी सब चीजों को नहीं बना सकता। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी की हम बात करते हैं, सैमसंग कंपनी में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो लाकर किसको देते हैं, सैमसंग को देते हैं। सैमसंग क्या करता है, उसको असेंबल करता है और अपना टैग लगा के उसको मार्केट में सेल कर देता है। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप समझ सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कि सैमसंग कंपनी फोन बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाकर अभी और डिटेल में समझेंगे। तो ये पार्टी ए है, ये बी के पास आता है, इसी ए को कहते हैं ऑफर। सेक्शन 2A मतलब ऑफर, और 2B बी है, पार्टी बी, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको सेक्शन 2A और 2B पे टिक लगाना होगा। या जो रिटन लिखने वाले पेपर होते हैं उसमें भी आपको ये मेंशन करना होगा कि सेक्शन 2A मतलब ऑफर और 2B का मतलब एक्सेप्टेंस। 2B का मतलब क्या होगा, एक्सेप्टेंस। अब ये समझो कि ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ए किसके पास गया, बी को ठीक लगा, बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में होता है अग्रीमेंट, क्या होता है, समझौता। ए और बी को दोनों को अपना अपना ऑफर पसंद आया, एक को देने वाला सही लगा, लेने वाला भी सही को सही लगा, तो इन दोनों ने जो आपस में बात किया उसको कहते हैं अग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी क्या हुआ, समझौता हुआ, अग्रीमेंट हुआ। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कैसे होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अग्रीमेंट का फॉर्मूला। अग्रीमेंट होता है जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों काम कर जाए, मतलब देने वाला और लेने वाला, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस, मतलब दे रहे हैं किसी को ऑफर और सामने वाला ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। ए और बी का जब ये मैटर जो क्या होता है, जुड़ जाता है, ए प्लस बी, देने वाला और लेने वाला, तो उसको कहते हैं क्या, इसको क्या कह सकते हैं हम, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट किसमें आता है, सेक्शन 2E में। किसमें आएगा, सेक्शन 2E। तो आपको याद हो गया 2A मतलब क्या हो गया, 2A मतलब ऑफर, 2B मतलब एक्सेप्टेंस और 2E मतलब अग्रीमेंट। अब आगे बात करते हैं, 2H की बात करते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आपको आ चुका कि अग्रीमेंट क्या होता है, मतलब समझौता हो गया। ए और बी के बीच में, पार्टी के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया। इसके और इसके बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया, मतलब अग्रीमेंट हो गया। अब सेक्शन 2H कहता है कि अग्रीमेंट तो रहेगा, ये जो अग्रीमेंट है वो तो रहेगा, साथ में उसमें लॉ आ जाएगा, लॉ, कानून घुस गया, कानून आ गया। यहाँ देखिए क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ। ए और बी के बीच में जब लॉ आ जाता है, लॉ का मतलब क्लियर है कि जब उसमें एडवोकेट आ गया, वकील आ गया, उसमें स्टैम्प पेपर लग गया, ऑफिशियल तरीके का एक नोटिफिकेशन प्रिपेयर हो गया, तो अब जिसमें गवर्नमेंट के सिग्नेचर हो गए, भारत सरकार का उस पर स्टैंप लग गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब वो चीज लॉफुली अप्लीकेबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल सिंपल जो प्रपोजल होता है वो अग्रीमेंट होता है और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आता भी है अक्सर कि क्या सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या सभी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। तो ध्यान से समझना, अग्रीमेंट पहले होता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जितने भी अग्रीमेंट हैं
ये समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 2H, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, पहले क्या होगा, वो अग्रीमेंट होगा तभी वो, मान लो मैं प्रोफेसर हूँ, तो जितने भी दुनिया में प्रोफेसर होंगे क्या वो ह्यूमन होंगे? ह्यूमन होना जरूरी है उनको, ऑब्वियसली पहले वो इंसान होंगे तभी तो वो प्रोफेसर होंगे। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लेकिन क्या जितने भी प्रोफेसर होंगे दुनिया में वो सब लोग इंसान हुए मान लीजिए, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि जितने भी ह्यूमन है वो सब प्रोफेसर हो। उल्टा करके देखते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं हो सकता। जितने भी इंसान है जरूरी नहीं कि वो सब प्रोफेसर ही होंगे, लेकिन जितने प्रोफेसर हैं वो क्या होंगे, इंसान पहले होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि जितने भी अग्रीमेंट है वो आगे आके किस पे कन्वर्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, बट ये जरूरी नहीं है कि जितने अग्रीमेंट बनाए गए हैं, बिना लॉ के अग्रीमेंट बनाए गए हैं, वो आगे जाके फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि बीच में ही ब्रेक हो जाए, ब्रीच हो जाए, तो ये कोई कंफर्म नहीं। इसलिए स्टेटमेंट आता है अक्सर पेपर में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। खूब सो के समझ में आ चुका होगा। जैसे कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट प्रोफेसर, बट ऑल प्रोफेसर आर ह्यूमन बींग्स। जितने भी प्रोफेसर है वो इंसान होते हैं, बाद में वो प्रोफेसर बनते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले अग्रीमेंट होते हैं, वो बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। होप सो कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो कॉन्ट्रैक्ट किस, देखो अब रिवाइज कर देता हूँ आपका। सेक्शन 2A ऑफर, 2B ऑफ एक्सेप्टेंस, और 2E क्या होगा, अग्रीमेंट, और 2H होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चारों सेक्शन आपको दिमाग में बैठा के चल रहे हैं, पेपर में आएंगे और आपको ऐसे लिखना होगा। आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑफर, ऑफर के टाइप्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो दूसरे को ऑफर देता है ना, उसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। नंबर वन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एक्सप्रेस, क्या नाम है, एक्सप्रेस। अब थोड़ा समझते हैं। वैसा कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब बताया जा सके, उसी को कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या कहेंगे, एक्सप्रेस ऑफर। जो भी ऑफर रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित में या वर्बली, मतलब बोलकर होगा, उसी को कहेंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हम किसी भी तरीके से रिटन, मतलब लिखित में नहीं होगा और वर्बली भी नहीं होगा, मतलब बोल कर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और लिख के भी नहीं होगा। आपके माइंड में आएगा सर बोल कर कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आजकल के टाइम में आपने देखा होगा सोशल, ये इंटरनेट की दुनिया चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दो लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दोनों लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे काम हो जाता है। और इंटरनेट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है, एक कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मान लो कोई जम्मू कश्मीर में, कोई कन्याकुमारी में, उनके बीच में कॉन्टैक्ट करना, तो वो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया, यहाँ से कन्याकुमारी से उसने कर लिया, और उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेल के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अब होता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग पता चला, नाम से पता चला कि स्टैंड है, मतलब खड़ा है, मतलब होल्ड किया गया है। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ ऑफर दिया, इस पार्टी ने इस पार्टी को एक ऑफर दिया, तो ये जो पार्टी जो ऑफर देके जा रहा है, इस डस्टर के पास जा रहा है, तो डस्टर वाले पार्टी ने क्या किया, मार्कर को बोला कि मैं तुम्हारा ऑफर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको कुछ समय के लिए होल्ड कर रहा हूँ, 3-4 महीने के बाद मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ऑफर को क्या किया, स्टैंड कर दिया, खड़े रख दिया, होल्ड करके रख दिया, इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड ऑफर या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर स्टैंडिंग ऑफर या स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप बात समझते हैं। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ऑफर और काउंटर। क्रॉस का मतलब क्रॉस हो जाना है, आसानी से क्रॉस हो जाना, आसानी से एक दूसरे के आगे पीछे से क्रॉस हो जाना, मतलब कि इसका जो थिंकिंग है, जो इसका जो प्रपोजल है और जो इसका जो प्रपोजल है, थिंकिंग जो सोच है, दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब वो आसानी से ऑफर क्या होगा, जैसे ये ऑफर आया, जैसे एक्सेप्टेंस आया, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, और इस तरीके से आके बन गया। तो हम कह सकते हैं ना, ये दोनों ऑफर क्या हो गया, एक दूसरे से क्रॉस हो गया, आराम से एक दूसरे के साथ अटैच हो गया, इस तरीके से हो गया। लेकिन यही जो उल्टा होता है काउंटर, काउंटर में क्या होता है, इसका ऑफर हुआ 1 लाख रुपए का और इसका ऑफर है 2 लाख रुपए का,
अब ये बोल रहा है फिर 2 लाख, तो ये बोलेगा 3 लाख, ये बोलेगा 3, तो ये बोलेगा 4। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे, काउंटर कर रहे हैं, लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटर काउंटर मतलब अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि तुम और बताओ तो मैं कुछ और बोलूंगा, तुम और बोलो। ऐसे केसेस में ऑफर ज्यादातर सक्सेस नहीं होता है। ज्यादातर ऑफर जो सक्सेस होगा वो क्रॉस में होता है, क्रॉस ही ऑफर मेनली होता है। क्रॉस में हम दोनों सिमिलर एटीट्यूड में, तो वो थोड़ा 19-20 चलता है। मान लो किसी ने 100 रुपये बोला, किसी ने 99 रुपये बोल दिया, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा, एक दूसरे को काउंटर करना शुरू कर देंगे। होप सो कि ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ चुका होगा। सेक्शन 2A मतलब ऑफर, सेक्शन 2B मतलब एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का फॉर्मूला होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2E कहता है अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H होता है जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर होता है। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स में आता है एक एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्टैंडिंग, क्रॉस और काउंटर। ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां से। अब बात करते हैं कि सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे वैलिड होगा, कैसे वैलिडिटी आएगी, मतलब वैध कैसे होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात, एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है। मेजर एज, इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देते, इसको थोड़ा सा प्लस कर देते। मतलब इसका एज है 35 ईयर और इसका एज है सिर्फ 15 ईयर, मतलब 15 साल, और ये है 35 साल का। तो इनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनर हो गया। ये क्या हो गया, माइनर। तो माइनर के साथ क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। एज 18 साल होना ही चाहिए, तब जाके वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। कहीं कहीं पे 21 ईयर भी मेंशन है, वो भी मैं आपको कभी समझा दूंगा कि 21 ईयर क्यों होता है कहीं कहीं आपको। लेकिन मैक्सिमम आप ये समझ के चलो कि 18 ईयर को ही हम एडल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा होता है साउंड माइंडेड। अब ये ऐसा पर्सन है जो हिलते डुलते रह रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब इसका दिमाग स्टेबल ही नहीं है। हम कुछ भी से सिग्नेचर करवा लेंगे, हम इससे आके कहेंगे तुम मेरा काम पर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, और ये आदमी पागल है, दिमागी संतुलन इसका हिला हुआ है। तो कोर्ट सिंपल लॉ कहता है कि ऐसे लोग जो दिमागी रूप से काम नहीं करते, किसी भी तरीके के पागल हो गए हैं, किसी भी तरीके से, या बाय बर्थ या कुछ समय के बाद या 50 साल के बाद हो गए, उनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कानूनी बात समझा दूं आपको, अगर पागल लोगों ने कुछ क्राइम कर दिया है तो उनको फांसी नहीं लग सकता, उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनको उनके पागल खाना जो होता है उनको वहां भेजा जाता है। तो आप इस बात को समझ लो कि मेंटली डिस्टर्ब लोगों से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वहां क्या होना जरूरी, साउंड माइंड, मतलब अच्छा दिमाग होना बहुत जरूरी। थर्ड इंपॉर्टेंट, कन्विक्टेड बाय लॉ। कोई ऐसा पर्सन है जो मान लो रेपिस्ट है, या फिर वो उसमें मर्डरर है, किसी ने मर्डर करके आया हुआ, और कानून ने उसको बोल दिया है कि धारा 302 के तहत आपको फांसी दिया जाता है, 302B के तहत आपको फांसी दिया जाता है। अब इसको फांसी लगने वाला है, इसके साथ जाके आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये मरने वाला है 1 आध साल में, अब ये खुद ही क्रिमिनल है और आप जाके इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को आपको भी सबके दायरे में रख लेगा कि आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो जो कन्विक्टेड है, पहले से क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल लोगों के साथ आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। बेसिक सी बात है, वो वैलिड नहीं हो पाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एनी कंट्री, दुश्मन देश के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लो चाइना की कोई कंपनी है जो इंडिया में आके काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी चाइना की, और हम उसके साथ क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद वही चाइनीज कंपनी क्या करती है, वही चाइना क्या करता है, हमारे देश में हमला कर देता है, वॉर शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो गया। अब उस बीच में क्या हम उस चाइनीज की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हम दुश्मन देश की किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एनिमी कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट को क्या होगा, इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी ऐसा पर्सन जो बैंक करप्ट है, जो जिसका दिवालिया हो चुका है, जो देश छोड़ के भाग चुका है, जो बहुत सारा पैसा लेके भाग चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल टोटल आपको प्रोसेस में बता दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं, मेजर, साउंड माइंड, कन्विक्टेड बाय लॉ, एनिमी, और किसी भी बैंक करप्ट के साथ हम क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ 1872, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट और लॉ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर, सेक्शन 2A, 2B, 2E, 2H, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का आपको मैंने पूरा मीनिंग एक 15-20 मिनट की वीडियो में समझा दिया। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत मुश्किल से एक वीडियो में बनाता हूँ,
अभी रात के 1 बजे 1:30 बजे वीडियो में बनाता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप जितने लोग हैं प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। ये एक एजुकेशनल चैनल है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ग्रोथ होगा, उतना ही मेरा मोटिवेशन हाई होगा और मैं आपके लिए हमेशा नए नए कंटेंट के साथ कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।